आज हम बही खाता में अध्याय 10 लेखांकन अनुपात में आगे हम पढ़ेंगे तरलता का अनुपात। तरलता अनुपात की गणना संस्था की अल्पकालीन वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता की जांच के लिए की जाती है। यह अनुपात बताता है कि क्या संस्था अपनी अल्पकालीन देयताओं का समय पर भुगतान करने में सक्षम है या नहीं है। तो इसमें हम ये बताते हैं, एक बार फिर से अगर हम इस बात को ध्यान दें तो तरलता अनुपात की गणना संस्था की अल्पकालीन वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता की जांच करता है। अब तरलता के अनुपात में हम कुछ निम्न अनुपातों की गणना करते हैं, जिसमें पहला अनुपात होता है चालू अनुपात। चालू अनुपात फर्म के अल्पकालीन दायित्वों के भुगतान करने की क्षमता की माप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चालू अनुपात का क्या काम है? फर्म के अल्पकालीन दायित्वों के भुगतान करने की क्षमता की माप करने के लिए किया जाता है। ये अनुपात चालू संपत्ति और चालू दायित्व के मध्य संबंध स्थापित करता है। यह अनुपात किसके किसके बीच में होता है? चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के बीच में होता है। अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र है चालू अनुपात बराबर चालू संपत्तियां चालू दायित्व। यानी अगर प्रश्न में इससे संबंधित आता है कि चालू अनुपात ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करेंगे? चालू संपत्ति में चालू दायित्व का अनुपात निकालते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, कभी कभी प्रश्न में चालू संपत्ति स्पष्ट नहीं होता है। तो जब स्पष्ट नहीं होता है तब हम क्या करेंगे? चालू संपत्ति में क्या क्या चीज़ शामिल करना है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। चालू संपत्तियाँ में आप स्टॉक जो व्यापार का है, देनदार, प्राप्त बिल, रोकड़, हस्त रोकड़, हाथ में जो रोकड़ है, बैंक में रोकड़ और बैंक के भी रोकड़, यानी रोकड़ में आप हस्त रोकड़ और बैंक रोकड़ शामिल करेंगे। फिर पूर्व दत्त व्यय, जो व्यय हम पहले दे चुके, पूर्व दत्त व्यय और अल्पकालीन विनियोग। ये जो भी मैंने आपको बताया संपत्तियाँ, स्टॉक, देनदार, प्राप्त बिल, रोकड़, हस्तद रोकड़ और बैंक में रोकड़, पूर्व दत्त व्यय और अल्पकालीन विनियोग, ये सब चालू संपत्तियों में माना जाता है। अब हम आगे आपको बताते हैं चालू दायित्व में लेनदार। चालू दायित्व में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती है? चालू दायित्व में लेनदार, देय बिल, बैंक अधिविकर्ष, अदत्त व्यय, करों के लिए प्रावधान, कर के लिए जो भी मतलब टैक्स निश्चित किए गए हैं उसका अगर प्रावधान है, ये सारी चीज़ जो हैं चालू दायित्व के अंदर शामिल होते हैं। तो ये तो आपके चालू दायित्व में शामिल होने वाली मैंने कुछ मदे बताया, जैसे लेनदार, देय बिल, बैंक, अधिविकर्ष, अदत्त व्यय और कर। अब हम दूसरे अनुपात की बात करते हैं। दूसरा अनुपात होता है तरल अनुपात, या तरलता का अनुपात भी हम कहते हैं।
तरल अनुपात या तरलता का अनुपात। तो तरलता के अनुपात में ही तरल अनुपात इसमें आते हैं। ये अनुपात व्यवसाय की तरलता को वास्तविक रूप से दिखाता है। व्यवसाय की क्या तरलता है, ये चीज़ इस अनुपात के माध्यम से हमें पता चल जाता है। तो इस अनुपात में चालू दायित्व का संबंध तरल संपत्तियों से किया जाता है। यानी चालू दायित्व का हम संबंध किससे करते हैं? तरल संपत्ति से करते हैं। इसमें तरल संपत्तियों में नगद रोकड़ बैंक, देनदार, प्राप्त बिल और अल्पकालीन विनियोग, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चालू संपत्ति जितनी भी है, मैंने पहले बताया, उस चालू संपत्ति में से हम स्टॉक और पूर्वदत्त व्यय जो है इनको हम निकाल दें और बाकी जितनी भी संपत्ति हमारी बच जाती है वो तरल संपत्ति कहलाती है। तो ये तो बात निश्चित हो गया कि तरल संपत्ति में हम कौन कौन सी चीज़ें शामिल करते हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखिए कि जो भी चालू संपत्ति है उसमें से आप स्टॉक को और पूर्वदत्त व्यय को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी संपत्ति है वो सब तरल संपत्ति कहलाती है। इसके बाद हमारा अगला, इसके अगर हम सूत्र की बात करें तरल अनुपात का सूत्र, तो तरल अनुपात का सूत्र है तरल संपत्तियां बटे चालू दायित्व। तरल संपत्ति और चालू दायित्व के संबंध हम तरल अनुपात ज्ञात करते हैं। अब तरलता अनुपात में तीसरी चीज़ आती है अति तरल अनुपात। अभी तरल अनुपात था, अब यह अति तरल अनुपात। अति तरल अनुपात, ये अनुपात पूर्णतः तरल संपत्ति एवं तरल दायित्वों के मध्य संबंध को दर्शाता है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे, अति तरल अनुपात में तरल संपत्तियों और तरल दायित्वों के बीच के संबंध को ये दिखाता है। तरल संपत्तियों में कौन कौन सी है, मैंने पहले भी बताया है। रोकड़, शेष, बैंक में रोकड़। एक चीज़ और मैं बता दूं कि हम तरल संपत्तियों में उन संपत्तियों को हम शामिल करते हैं जो अति शीघ्र विक्रय योग और अल्पकालीन प्रतिभूतियों को भी हम शामिल कर सकते हैं। मतलब जिस चीज़ को हम बहुत आसानी से, बहुत जल्दी हम जिस संपत्ति को बेच सकते हैं, जिसको हम विनिमय कर सकते हैं, उसके बदले में हम पैसे ले सकते हैं, क्रय विक्रय करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, तो हम उसे तरल संपत्ति में शामिल करते हैं। और तरल दायित्व की बात करें तो तरल दायित्व में हम बैंक अधिविकर्ष को छोड़ दें। मैंने जो तरल दायित्व इससे पहले बताया था कि कौन कौन सी चीज़ तरल दायित्व में शामिल होते हैं, उसी तरल दायित्व में आप बैंक अधिविकर्ष को छोड़ करके शेष जितने भी चल दायित्व हैं वो सब तरल दायित्व में शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि तरल दायित्व यानी चल दायित्व में हम बैंक अधिविकर्ष को छोड़ दें। तरल दायित्व में से बैंक अधिविकर्ष को हम छोड़ करके शेष जितने भी दायित्व हैं उसको हम इसमें शामिल करते हैं। अब हम इसके सूत्र की बात करें तो अति तरलता
अनुपात का जो सूत्र है वो है अति तरल संपत्तियां बटे तरल दायित्व। आप ध्यान देंगे, इससे संबंधित में आगे आपको न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन भी दूंगा करने के लिए, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के जब आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो बड़े आसानी से आगे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब हम आपको आगे जो है शोधन क्षमता अनुपात क्या है, मैंने पहले भी बताया था कि लेखांकन अनुपात के जो 4 विभाग मुख्य रूप से बांटे गए हैं, जिसमें पहला लाभदायकता अनुपात बताया था, फिर क्रियाशीलता अनुपात, फिर तरलता अनुपात, और ये चौथा अनुपात हमारा है वो है शोधन क्षमता अनुपात। तो शोधन क्षमता अनुपात क्या है इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। शोधन क्षमता अनुपात से आशय है व्यवसाय की बाह्य दायित्वों के भुगतान करने की क्षमता से है। व्यवसाय के जो बाहरी दायित्व है उस दायित्व का भुगतान करने की क्षमता कितनी है, ये हमको शोधन क्षमता अनुपात से पता चल जाता है। दूसरी बात है दीर्घकालीन दायित्व से आशय दीर्घकालीन ऋण अंशधारी कोष के भुगतान से होता है। माने जो अंशधारी हैं उनके कोष से इनका भुगतान होता है। इस अनुपात का उद्देश्य है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जांच करना। माने शोधन क्षमता का मुख्य उद्देश्य है कि व्यवसाय में वित्त की स्थिति क्या है, ये चीज़ की जानकारी हमें देती है। दूसरी बात ये भी बताती है कि दीर्घकालीन जो दायित्व हैं, जो कंपनी ने दूसरों से कर्जे लिए हैं, उसका भुगतान करने की क्षमता है या नहीं है, ये सारी चीज़ शोधन क्षमता के अनुपात से हमें पता चल जाता है। तो ये हो गई शोधन क्षमता ज्ञात करने के कारण। अब एक चीज़ मैं बता दूं, जो शोधन क्षमता की गणना करने के जो अनुपात हैं वो लगभग 5 है। मैं यहाँ पर आज क्लास में सिर्फ इनके नाम के बारे में बता दूं। पहला है शोधन अनुपात, दूसरा है ऋण समता अनुपात, तीसरा है स्वामित्व अनुपात, चौथा है स्थायी संपत्ति अनुपात, और पांचवा जो है इसका अनुपात है वो है ब्याज आवृत्ति अनुपात। तो इस अनुपात के बारे में हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। अभी हम सिर्फ इसके नाम बता रहे हैं, क्योंकि अभी जो भी मैंने आपको अनुपात बताया, उसके सूत्र बताए, उससे संबंधित हम सोच रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन भी आपको आज समझा दें, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बार फिर से जो भी अनुपात मैंने आपको बताए हैं इनको फिर से एक बार बता दूं। तरलता अनुपात में हम सबसे पहले चालू अनुपात निकालेंगे, और चालू अनुपात का हमने सूत्र लिखा है चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व। तो आप ये सूत्र को अच्छे से याद कर लेंगे। जब भी चालू अनुपात निकालेंगे तो इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करेंगे। दूसरा मैंने बताया तरल अनुपात में, तरल अनुपात के सूत्र मैंने आपको बताया कि तरल अनुपात में तरल संपत्तियां बटे चालू दायित्व को, तरल संपत्ति और चालू दायित्व का इसमें सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद मैंने अति तरल अनुपात में एक सूत्र बताया, अति तरल अनुपात
बराबर अति तरल संपत्तियां और तरल दायित्व का। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। प्रश्न हमारे पास एक है कि निम्न सूचनाओं के आधार पर चालू अनुपात और तरलता अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैंने इससे पहले सूत्र भी बता दिया है। अब इन अनुपातों को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है लेनदार 1,60,000 दिया है, देय बिल 40,000 है, अदत्त व्यय 20,000 दिए हैं, रोकड़ जो है 1,00,000 रुपये है, देनदार 2,00,000 रुपये दिए हैं, बैंक में रोकड़ 50,000 रुपये है और रहतिया जो है वो 90,000 रुपये है। फिर पूर्वदत्त व्यय 30,000 रुपये और प्राप्त बिल जो है वो 50,000 रुपये है। तो एक बार अच्छे से इस प्रश्न को आप ठीक से देख लीजिए, क्योंकि जब हम सॉल्व करते हैं तो प्रश्न जितना अच्छी तरह से समझ में आ जाए, एक बार हमें नहीं समझ में आता है तो हम 2 बार देखते हैं, लेकिन प्रश्न को समझ के अंकों को अच्छे से देख लें, हमको क्या क्या चीज़ दिया है, क्या पूछा है, तब हम बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न तो आप लोग देख लिए, अब चलिए इसको हल कैसे करना है। तो चालू अनुपात में हम सबसे पहले तो चालू संपत्तियां हैं उनको हम पता कर लें कि चालू संपत्तियां कौन कौन सी है। तो मैंने पहले भी बताया है चालू संपत्ति में क्या क्या चीज़ शामिल किया जाता है, उसी सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पर सवाल करेंगे। चालू संपत्ति में सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं, हमने चालू संपत्ति में पहले 1,00,000 रुपये लिया है। तो 1,00,000 रुपये मैंने ये क्यों लिया? ये हमारा रोकड़ है। इसके बाद मैंने 2,00,000 भी लिया है। ये 2,00,000 क्या है? ये देनदार है। इसके बाद फिर मैंने इसमें कितना लिया? 50,000 रुपये। ये 50,000 रुपये कौन है? ये बैंक में जो रोकड़ है उसको मैंने लिया है। फिर इसके बाद फिर से 50,000 रुपये मैंने लिया। वो 50,000 रुपये क्या है? ये प्राप्त बिल रकम है। और फिर मैंने ये 30,000 रुपये लिया। ये 30,000 कौन से? यहाँ से मैंने लिया है पूर्वदत्त व्यय है, पूर्वदत्त व्यय है। और फिर ये मैंने 90,000 रुपये लिया है। प्रश्न में 90,000 रुपये, ये देखिए रहतिया, ये 90,000 रहतिया लिया। तो इस तरह से चालू संपत्ति में हम क्या क्या शामिल करेंगे ये मैंने पहले बता दिया। और ये जो मैं इसके जो रोकड़ हैं उसको मैंने इसमें लिया। तो ये 1,00,000, 2,00,000, 50,000, 50,000 और 30,000 और 90,000, इन सभी को मैंने प्लस किया तो आया 5,20,000। तो ये जो 5,20,000 आया है, ये क्या आया है? ये चालू संपत्ति आ गया। आप भी आराम से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से कि चालू संपत्ति में मैंने प्रश्न में से चालू संपत्ति को कौन कौन सा लिया और क्यों लिया है। तो चालू संपत्ति का टोटल कितना आया? 5,20,000। अब हम क्या करेंगे? चालू दायित्व लेंगे। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन से ही हमको लेना है, अलग से अपने से कुछ नहीं करना है। चालू दायित्व में हमने क्या लिया? सबसे पहले लिया 1,60,000। 1,60,000 क्यों लिया? क्योंकि 1,60,000 हमारा लेनदार है, तो लेनदार को ले लिया, ये दायित्व में है। फिर मैंने लिया 40,000 रुपये। 40,000 क्या है? ये देय बिल है। और फिर ये 20,000 मैंने लिया। ये 20,000 कौन सा है? ये 20,000 अदत्त व्यय है। इस तरह से चालू दायित्व में 1,60,000, फिर आपका 40,000, 20,000, ये 3 अमाउंट हमने लिया है चालू दायित्व में। इनको हम प्लस करेंगे तो आएगा 2,20,000।
आप भी प्लस करके इसको चेक कर लेना। तो ये 2,20,000 हो गया। ये क्या है? चालू दायित्व। अब हमको क्या है, सूत्र का तो हम प्रयोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम निकाल ले चालू संपत्ति कौन कौन सी है, चालू दायित्व कौन से हैं। अब तरल संपत्ति का, क्योंकि हमको तरल संपत्ति की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि तरल अनुपात निकालना है, तो हम सबसे पहले अब तीसरा नंबर में हम तरल संपत्ति ज्ञात कर ले कौन कौन सा है। तो मैंने बताया था तरल संपत्ति में हम जो भी चालू संपत्ति है उसमें से हम स्टॉक और पूर्वदत्त व्यय को घटा दे तो हमारा तरल संपत्ति आ जाता है। तो चालू संपत्ति कितना है? 5,20,000 है, और स्टॉक हमारा 90,000 और पूर्वदत्त 30,000, यानी कि 90,000 और 30,000 प्लस किया तो कितना आया? 1,20,000। तो हम 5,20,000 में से 1,20,000 को माइनस किए तो हमारा ये आया 4 लाख, ये आया तरल संपत्तियाँ। तो आपको ये समझ में आ गया ये तरल संपत्ति किस तरह हमने निकाला। एक बार और फिर से अच्छे से देख लीजिए कि हमने जो चालू संपत्तियाँ हमारा जो आया है वो 5,20,000 आया है, उसमें हमने स्टॉक और पूर्वदत्त को दोनों को प्लस करके और माइनस कर दिया, यानी 1,20,000, तो 4 लाख हमारा तरल संपत्ति आ गई। अब हमें ये दोनों चीज़ प्राप्त हो गया। अब हम आराम से चालू अनुपात और तरल अनुपात निकाल सकते हैं। तो चलिए, चालू अनुपात का सूत्र मैंने पहले भी बताया है, फिर से एक बार, चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व। तो चालू संपत्ति हमारा कितना आया? 5,20,000 आया, और चालू दायित्व आया 2,20,000। तो 5,20,000 बटे 2,20,000, हम इनको कैंसिल करेंगे, जितना हो सकता है हम कैंसिल करेंगे, और लास्ट में फिर हम इनको डिवाइड कर देंगे। तो हमने ये 4 जीरो को कैंसिल कर दिया। 4 जीरो कैंसिल करने के बाद हमारा ऊपर बचता है 52, यानी 52, और नीचे हमारा 22। तो हम इसको 22 को हम 52 में भाग दिए तो हमारा आया 2.36, नीचे 1 आएगा और ऊपर आएगा 2.36। आंसर में हम क्या लिखेंगे? 2.36 अनुपात 1। ये क्या आया? चालू अनुपात आया। समझ में आ गया? चलिए, दूसरा जो है तरलता अनुपात, हम निकालने के लिए सूत्र मैंने लिख दिया है, तरल संपत्तियां बटे चालू दायित्व। तरल संपत्ति हमारा कितना आया है? 4 लाख आया है, और चालू दायित्व 2,20,000 है। इसको भी हम सूत्र में फिट करके जितने जीरो कैंसिल हो सकते हैं, ऊपर नीचे के बराबर जीरो को हम काट देते हैं। जीरो काटने के बाद हमारा जो है ऊपर का नंबर 20 बचता है और नीचे का नंबर 11। तो हम 20 में 11 से भाग देते हैं तो आता है 1.8। तो यह अनुपात हमारा हो जाएगा 1.8 अनुपात 1। ये किसका आएगा? ये आएगा तरलता अनुपात का। तो ये दोनों चीज़ हमने बड़े आसानी से निकाल लिया, चालू अनुपात और तरलता अनुपात। अब मैं आगे कुछ क्वेश्चन भी दे रहा हूँ जिसको आपको करना है। प्रश्न हमारा पहला है, चालू अनुपात क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है। और दूसरा प्रश्न है, चालू अनुपात और तरल अनुपात में अंतर बताइए। तो आप ये ध्यान देंगे, मैंने चालू अनुपात के बारे में बताया है और तरल अनुपात के बारे में बताया है। आपको दोनों के बारे में अंतर, यानी अंतर आपको लिखना है। और फिर अगला कुछ क्वेश्चन और है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चालू अनुपात में चालू संपत्तियों से क्या अभिप्राय है। मैंने पहले बताया है, उसमें आप वीडियो को देखेंगे तो इसका उत्तर आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न मेरा है, शोधन क्षमता अनुपात क्या है। ये भी उस प्रश्न जो मैंने पढ़ाया है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद एक मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 5वां है कि निम्नलिखित सूचना के आधार पर
लेनदार आवर्त अनुपात ज्ञात कीजिए तथा औसत भुगतान की तिथि भी बताइए। ये पिछले कक्षा में जो पढ़ाया हूँ उससे संबंधित ये सवाल दे रहा हूँ। इसमें कुल उधार क्रय है 5,61,500। प्रारंभिक लेनदार है 56,000। वर्ष के अंत में लेनदार 44,000। प्रारंभिक देय बिल 34,000। वर्ष के अंत में देय बिल 26,000। क्रय वापसी आपका है 2,61,500। इसके बाद कुल क्रय है 2 लाख। क्रय वापसी 34,000। नगद क्रय 20,000। वर्ष के अंत में लेनदार 70,000 और वर्ष के अंत में देय बिल 40,000। तो ये प्रश्न मैं आपको दिया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए और इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप मेरे को भेजिए।